हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर का ई बुक आ चुका है। इस ई बुक के अंदर आप सभी को 500 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जो सभी के सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी इस ई बुक को आप सभी 45% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर 45% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने ट्रिपल सी जनवरी या ट्रिपल सी दिसंबर बैच लिया है, हमारे एप्लीकेशन पर पैड बैच ज्वाइन किया है, तो उनको इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके बैच में ही इस ई बुक को प्रोवाइड कर दिया गया है। उन्हें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पर आपको बताना है पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पेज ब्रेक का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? बॉर्डर डालने के लिए करते हैं, चित्र डालने के लिए करते हैं, नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए करते हैं, या फुटर डालने के लिए करते हैं। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पेज ब्रेक का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। देखिए, पेज ब्रेक आप कब करते हैं? अगर आप नया पृष्ठ यानी कि नया पेज लेना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नया पृष्ठ लेने के लिए आप पेज ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एंटर। आपको कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर देना है, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डैश एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऑप्शन दिया है विंडोज 7, डॉस, विंडोज 10 या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉस। ठीक है, डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम है एमएस डॉस। एमएस डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन थर्ड कहता है विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ क्या है? हाइबरनेट का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सेफ मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना, हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना, सभी एप्लीकेशन बंद करके कंप्यूटर शट डाउन करना, सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। तो हाइबरनेट का मतलब आपको समझाना होगा। बताइएगा, सही जवाब करेंगे आप सभी बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सक्रिय एप्लीकेशन, जो एक्टिव एप्लीकेशन है, जो ओपन है आपके एप्लीकेशन, उनको बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना ही हाइबरनेट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हाइबरनेट वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कंप्यूटर के अंदर किए जा रहे समस्त कार्य को बिना बंद या समाप्त किए कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन हैं, उनको बिना बंद किए कंप्यूटर को जब आप शट डाउन कर देते हैं, उसे ही हाइबरनेट कहा जाता है। हाइबरनेट की स्थिति में आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, दोबारा कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां आपने उसे छोड़ा था। यानी कि जो कार्य आप कर रहे थे, ठीक है, तो वहीं से आपका पुनः कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा जब उसे दोबारा ओपन करते हैं। तो इसी को हाइबरनेट कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आप काम कर रहे थे, जैसे आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे थे और आपने टाइपिंग करते करते ही अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, ठीक है, तो इसे हाइबरनेट कहा जाएगा। और जब इसे आप दोबारा ओपन करेंगे तो वहीं से वही प्रोग्राम खुला हुआ आपको दिखाई देगा, आपको मिलेगा। कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर कौन सी है? पहली लैंग्वेज आपको बतानी है कंप्यूटर की, क्या होगा इसमें राइट आंसर?
कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है, फोरट्रान ये कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज है। ठीक है, इसे बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये रिलीज कब हुई थी? 1957 में। ये भी ध्यान रखना है, 1957 में रिलीज हुई थी, क्योंकि ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो 1957 में फोरट्रान रिलीज हुई थी, जो कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिएगा, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस और मॉनिटर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पूछा क्या है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो, स्कैनर कैसा है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कैसा है? इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मॉनिटर, स्पेलिंग में एरर है, मॉनिटर। तो मॉनिटर आपका कैसा है? मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, स्कैनर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे आप OCR के नाम से भी जानते हैं, OCR। तो OCR कैसा है? एक इनपुट डिवाइस है ना, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट होगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ये आपको बताना है, और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर की जो भाषा है, या कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है, वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को कहते हैं, या एरर को समाप्त करने को क्या बोला जाता है, या एरर को ठीक करने के लिए क्या बोला जाता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगिंग या कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसे आप डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, डिबगिंग यहां पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है। सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है, आप लोगों को यह बताना है। यहां पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है, जल्दी से जवाब करेंगे आप सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर? यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑप्टिकल है ना। सीडी आपका ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज है, और सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आपसे पूछे हार्ड डिस्क किस प्रकार का है, तो हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक हो जाएगा। हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसी प्रकार से आपसे कहें पेन ड्राइव किस प्रकार का है, तो पेन ड्राइव आपका इलेक्ट्रिक डेटा स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। अगर आपसे पूछें कि जो आपका SSD होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये कैसा है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक डेटा स्टोरेज डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कौन? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? तो देखो, ऑप्शन दिया है असेंबलर, ठीक है, ऑप्शन दिया है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो असेंबलर तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, बाकी इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों क्या करते हैं, ये हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर डी आपका, बी और सी दोनों। वर्ड का टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, बताइएगा। एप्लीकेशन और फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम, फाइल का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? वर्ड का टाइटल बार, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन है उसका जो टाइटल बार होगा वहां पर क्या डिस्प्ले होगा? एप्लीकेशन
और फाइल का नाम। ठीक है, यानी कि आपका जो टाइटल होगा फाइल का वो टाइटल दिखाई देगा और आगे एप्लीकेशन का नाम भी होगा कि कौन से एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लिब्रियोफिस राइटर को ओपन किए हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका टाइटल होगा। अब अगर आपने फाइल को सेव किया है तो वहां पर जो भी नाम आपने रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। अदरवाइज वहां पर आपको अनटाइटल्ड दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो टाइटल होता है लिब्रियोफिस में वो अनटाइटल्ड होता है। तो वहां पे अनटाइटल्ड 1 लिब्रियोफिस राइटर ऐसा लिखा होगा, यानी कि फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के सामान्य मार्जिन से जितनी ज्यादा या कम जगह छोड़ता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको यह बताना है। यहां पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इंडेंट कहते हैं, उसे आप इंडेंट के नाम से जानते हैं। पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के सामान्य मार्जिन से जितना ज्यादा या कम जगह छोड़ता है उसे इंडेंट कहते हैं। जैसे आपका कोई पेज है, ठीक है, और वहां पर एक मार्जिन आपने सेट कर रखा है कि मान लिया इस एरिया में आप लिखेंगे, यहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं और ये जो आपके एरिया है यहां पर आप कंटेंट को टाइप करेंगे। ये जो छोड़ दिया आपने इसे आप मार्जिन बोलेंगे, यानी कि जब आप प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट तो इतना चारों तरफ छूट जाएगा। अब यहां से एकदम लिखना स्टार्ट होता है तो यहां पर अगर आप यहां थोड़ा स्पेस देते हैं, इस जगह पे स्पेस देते हैं या कम करते हैं एक पैराग्राफ में, उसे इंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर इंडेंट, यानी कि जो हमारा मार्जिन वाली लाइन है यहां से अगर पैराग्राफ में कोई स्पेस आता है तो वो इंडेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर होगा फर्स्ट आपका। चलिए यहां पर आपको बताना है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया, यानी कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, आपको यह बताना है। यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनिएक। सभी को ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, यूनिक आईपी एड्रेस का होना आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा यहां पे, विशिष्ट आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से क्या एक खोज इंजन नहीं है? कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, यानी कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सफारी, गूगल, विंग और बाइडू। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए यहां पर वाइडू क्या है, वाइडू एक सर्च इंजन है और ध्यान रखना है वाइडू आपका एक वेब ब्राउजर भी है। और अधिकांश पूछते हैं कि जो बाइडू है आपका वो किस कंट्री का है, किस देश का है, तो ध्यान रखना है चाइना का है, सर्च इंजन भी है और ये वेब ब्राउजर भी है। विंग यहाँ पे क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सभी जानते हैं सर्च इंजन है। सफारी यहाँ पर एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सफारी एक खोज इंजन नहीं है। डेबिट कार्ड में एक्सपायरी दर्शाते हैं, बताइएगा। डेबिट कार्ड में जो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी डेट होता है, वो कैसे डिस्प्ले होती है, कैसे आपको दर्शाई जाती है? उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो वहां पर आपने देखा होगा मंथ होता है, एमएम होता है और ईयर होता है आपका, बाई होता है। ठीक है, तो मंथ और बाई होता है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपको यह बताना है।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कई बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है तो सभी को ध्यान रखना है, परम 8000। ठीक है, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि सी डैक के द्वारा बनाया गया, सी डैक के द्वारा इसे डेवलप किया गया। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन पहला यहाँ पर ENIAC आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर क्या होगा? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। 23 में आपको बताना है इम्प्रेस में डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। किसी टेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने डाला है, कोई इमेज आपने डाली है किसी भी स्लाइड के अंदर और उसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 दबा देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिफ्ट F3 से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ये सभी क्लास देखने के लिए आप सभी को लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है उसको देखना है, वहां पर सभी क्लास आपको पढ़ाए गए हैं। क्या ईमेल से हम केवल 1 या 2 लोगों को ही मेल भेज सकते हैं? ईमेल से केवल 1 या 2 लोगों को ही आप मेल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, आप 1 से ज्यादा लोगों को भी मेल भेज सकते हैं, इसलिए यहां पर होगा ऑप्शन बी आपका फॉल्स। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है आपको ये बताना है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके पास कौन सी मेमोरी होती है? तो आंसर होगा बी यहां पर रजिस्टर। ठीक है, आंसर होगा बी आपका रजिस्टर। एनपीसीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एनपीसीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आंसर होगा आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एनपीसीआई को कंट्रोल किया जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं, यानी कि जो वेब सर्च इंजन होते हैं उनके पास जानकारी कहां से आती है, वो जानकारी कैसे जुटाते हैं। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था वेब क्रॉलर की मदद से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी आपका वेब क्रॉलर। पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। अपना पासवर्ड और ओटीपी किसी दूसरे को भेजना आपकी प्राइवेसी को मजबूत करता है, क्या ये सही है? तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। आपको बताना है स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, स्विफ्ट कोड का पूरा नाम क्या होगा? कई बार पूछते हैं अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं या विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं तो किस कोड की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना है, अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। अब स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्या ब्लॉगर ब्लॉगिंग से धन कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं? ठीक है, क्या ब्लॉगर ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं? क्या होगा इसका जवाब? तो यस, बिल्कुल कमा सकते हैं, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।